विविधा कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज का हमारा विषय है रंगमंच के समक्ष चुनौतियां और समाधान। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ रंगकर्मी और साम्य पत्रिका के संपादक श्री विजय गुप्त। इनसे बातचीत कर रहे हैं अंजनी कुमार पांडे। विजय गुप्त जी, ये बताएं कि अभी के दौर में रंगमंच की क्या परिस्थितियां हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं और कैसे रंगमंच को फिर से उसके रंग में लाया जा सकता है। देखिए, अभी का जो माहौल है जी। वो बड़ा मुश्किलों से भरा हुआ है। कारण ये है कि बहुत सारी पाबंदियां हैं बोलने पर, अभिव्यक्ति की आजादी पर। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले नहीं था, पहले भी था, जिसका सामना रंगमंच के लोगों ने, कला संस्कृति से जुड़े लोगों ने पूरी ताकत के साथ किया था। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि अभी एक सामान्य सी बात को भी बतंगड़ बनाया जा रहा है। सोचने की बात है कि रंगमंच हमेशा सच की बात करता है। सच बोलना जब बहुत मुश्किलों से घिर जाए तो कलाकार के रंगमंच पर जितने भी काम करने की यूनिट है, रंगमंच के जितने भी विभाग हैं, तो फिर वो सब मिलकर इसका प्रतिकार करते हैं, इसका प्रतिवाद करते हैं और कला के माध्यम से जवाब देते हैं। देखिए, अभी भी देखने में आता है कि कई नाटकों को लेकर, कई फिल्मों को लेकर लोग बिना सोचे समझे उसके बायकॉट का निंदा प्रस्ताव कर देते हैं पास। तो इसका अर्थ यह है कि आज की स्थिति में रंगमंच इतना आसान नहीं है। और देखो अंजनी, एक अच्छी बात यह है कि रंगमंच के सभी साथी जानते हैं कि कम से कम हिंदी रंगमंच के साथ बड़ी दिक्कतें हैं। एक तो क्या होता है कि जो रंगकर्मी है, आप उससे मतलब अपनी कला से वो अपना पेट नहीं भर सकता है। वो समय गया, बांग्ला थिएटर था, मलयालम का थिएटर था, जहां पर लोग अपने रंगकर्मियों को बहुत प्रेम करते थे और उनकी देखभाल भी करते थे। लेकिन आज स्थिति हिंदी रंगमंच की ऐसी नहीं है। तो बदकिस्मती है कि खाने के लिए तो आदमी को दूसरा काम करना पड़ रहा है ना। इसके बाद भी अगर वो जो भी थोड़ा बहुत समय बचता है, ऊर्जा बचती है, तो वो अगर रंगमंच को लगा रहा है तो है तो प्रशंसनीय। और ऐसा नहीं है कि मतलब वो कर नहीं रहा है, लेकिन उनके पास सुविधाएं नहीं है, साधन नहीं है। बड़े शहरों में मान लेते हैं कि ऑडिटोरियम है, रंगमंच है, लेकिन छोटे शहरों में, कस्बों में कोई भी रंगमंच का भवन नहीं है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप निःशुल्क जाकर प्रदर्शन कर सकें। तो ये चीजें तो बताती हैं कि हम अपने प्राचीनतम अभिव्यक्ति की पद्धति को मतलब ठीक ढंग से बरत नहीं सके हैं। जबकि मेरा मानना है कि रंगमंच जो है वो मनुष्य की संस्कृति, मनुष्य के जीवन और मनुष्य के संघर्षों की अभिव्यक्ति करता है। तो अब अगर इस अभिव्यक्ति पर रोक लगा दी जाए तो कैसा होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि अब रंगमंच के साथियों को बहुत सोच विचार कर, देखिए, बात जब सीधी उंगली या टेढ़ी उंगली से न बने तो बात को दूसरे ढंग से भी कहना चाहिए। चोर को चोर कहने से आपत्ति है तो उसको दूसरे ढंग से भी तो कहा जा सकता है, व्यंग के मार्फत, प्रतीकों के माध्यम से। तो इस प्रकार की चीजें बहुत की गई हैं, बहुत होशियारी से की गई हैं। और आज ये वक्त भी है कि आपको उस समय को देखते हुए अपने को बचाना भी है और रंगमंच को, कला को बचाना भी है।
तो ये बहुत सोच विचार के, जिसको हम लोग बोलते हैं ना स्ट्रेटजी, रणनीति, जी उसके तहत काम करना पड़ेगा। गुप्त जी। लेकिन सच को जी जी बोलना पड़ेगा। जी बहुत सारी अब वो संस्थाएं अभी प्रयास कर रही हैं, जैसे कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से तो प्रशिक्षित लोग निकल ही रहे हैं। हम्म, इप्टा जैसे संगठन जो है वो अभी इप्टा ने अपना राष्ट्रीय सम्मेलन भी किया हाँ हाँ और उसमें इस बात पर चर्चा की गई कि किस तरह से नाटकों को और खास तौर पे जो नुक्कड़ नाटक हैं उन्हें ठीक ढंग हाँ, से और बड़े पैमाने पर किया जाए। तो आपको क्या बिल्कुल। लगता है कि कितना हम सब सफल हो सकते हैं रंगमंच को, खास तौर पे अगर हम नुक्कड़ नाटकों के संबंध में बातचीत करें हम्म, तो कहां तक पहुंचा जा सकता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश तो लगाया जा रहा है, जी क्योंकि सत्ता में बैठी जो जन विरोधी सरकारें होती हैं, उनको देखिए कला से और संगीत से या कला रूपों से उनको कोई मतलब नहीं होता है। हम्म, इसलिए वो इस पर ध्यान देते नहीं है। इसलिए हमारी जो लड़ाई है कलाकारों के साथ मिलकर, मतलब जो कला क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न प्रवृत्ति के लोग हैं, विभिन्न कलाओं से जुड़े लोग हैं, तो उनके सामने देखिए चुनौती पहले भी थी और अभी भी है। हम्म, आपको मैं बताऊं कि छोटे कस्बों में टिकट बेचने की समस्या आती है। भाई आप कैसा भी नाटक कर लें, उसमें खर्च तो होगा ना। हम्म, कॉस्ट्यूम है, और भी सामान है, पर्दे हैं, मंच है, और फिर मंच तो आपको फ्री नहीं दिया जा रहा है ना। तो ये देखिए, ये तो रहेगा। खासकर हिंदी रंगमंच के सामने ये संकट पहले भी बहुत गहरा था, जी अभी भी है। जी तो इस प्रकार की चीजों से तो लड़ना पड़ेगा अंजलि। अपनी बात को कहने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा, जी विजय जी। वरना क्या होगा कि हम, अब वो कहते हैं ना, मुक्तिबोध कहते हैं ना, आप अभिव्यक्ति की आजादी के खतरे उठाने होंगे। तो ये खतरे क्या हो सकते हैं? देखिए, अभी तो कई कई उदाहरण हमारे सामने हैं, जब रंग कर्मियों को नाटक के कारण जेल में भी भेज दिया गया है और उनका कोई दोष नहीं है। वो बस आपको, आपके सामने आपकी वस्तु स्थिति को रख रहे हैं सामने, कि हम और हमारा समय ऐसे समय में खड़ा है, हमारा देश इतनी मुश्किलों में गुजर रहा है। तो कलाकार तो यही करता है ना अंजनी। विजय जी, हाँ। इस दौर में जबकि आप ये देखेंगे कि एक बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक अपने हाथ में मोबाइल रखा हुआ है, हम्म, क्या आपको लगता है कि युवा जो हैं वो नाटकों से छिटक करके और मोबाइल में चूंकि फिल्म बनाना बहुत आसान है इसलिए वे छोटे छोटे रील बना रहे हैं, वे हम्म, छोटी छोटी लघु फिल्में बना रहे हैं, उसका कंटेंट चाहे जैसा हो अच्छे से अच्छा भी बन रहा है और बहुत बेहुदा भी, आमतौर हम्म। पर लोग उसे देख रहे हैं और उसमें मनोरंजन तलाश रहे हैं। ये कितनी बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं रंगमंच के नहीं, सामने? चुनौती तो ये बहुत बड़ी है। जी दरअसल ये जो मोबाइल नाम का यंत्र है ना, जी उसने हमारी कल्पना शक्ति को तो बहुत हद तक बर्बाद किया है। हम्म, आप ये देखिए कि मोबाइल पर जो भी चीजें आ रही हैं, जैसे आप एक छोटी सी रील बना देते हैं, जी या छोटा सा कोई कहीं पे कोई शूट करके कहीं भी कोई भी दिखा देते हैं। अब आप जैसे मुझे बताइए कि अगर, अब ऐसा हुआ है, लोगों को मैंने देखा है कि एक एक्सीडेंट हुआ है और वो मर रहा है, वो आदमी बहुत बुरी तरह घायल है, और लोग उसको अस्पताल पहुंचाने की जगह उसकी उसका वीडियो बना रहे हैं। तो क्या संस्कृति आपको क्रूरता सिखाती है? आप आपकी संवेदना को मारती है? ऐसा नहीं करती है संस्कृति। लेकिन ये चीजें हो रही है, मोबाइल ने आपको आपकी कल्पना शक्ति से, आपको अध्ययन करने से बहुत बहुत दूर कर दिया है। और फिर देखिए, एक बहुत ही जो खतरनाक चीज नजर आती है मुझे,
कि आप जो चीज देख रहे हैं उसकी सच्चाई को कैसे जांचेंगे। आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप इतिहास जान ही नहीं रहे हैं, तो कैसे होगा। आप मतलब हत्यारे के पास ही जाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये हत्या किसने की है, तो ये तो हास्यास्पद है ना। इसलिए आपको सोच समझ के काम करना होगा। जैसे जो डाल्टनगंज का सम्मेलन हुआ है, उस सम्मेलन में ये तो बताया ही गया है मैंने कि कम पैसे में कम साधनों के बीच में बिना ताम झाम के आपको आपको अपनी बात पहुंचाने का तरीका जानना चाहिए। आप कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है, ऐसा पहले भी किया जा चुका है। कितनी आवश्यकता महसूस होती है आपको आज के दौर में नुक्कड़ नाटकों की हम बात करें तो कितनी जरूरत है इसकी? नहीं, जरूरत तो देखो यार, नुक्कड़ नाटक के साथ साथ जो भी जगह, जो भी मंच हमको मिले, हमको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप जैसे देखिए कि आजादी को इतने साल बीत गए, क्या हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम में नाटक के बारे में है कुछ, नाट्य शिक्षा के बारे में है कुछ? क्या कभी आपने देखा हो या सुना है कि किसी स्कूल में ऐसे लोग रखे गए हैं नौकरी पर जो नाटक की कला के बारे में आपको एक एक चीज बताएं? नहीं रखा गया है। तो आपने तो शुरू से मान लिया है कि जो भी कला है तो वो आपके मतलब की नहीं, वो वहीं तक मतलब है जहां तक आप उसकी तारीफ करें। अब आप तो देखिए, दो चीजें साफ साफ दिख रही है, कवियों का, कलाकारों का, रंगकर्मियों का, फिल्म कलाकारों का एक खेमा तो है नहीं, जो बिना सोचे समझे सरकार के सभी गलत फैसलों का स्वागत कर रहा है, उसमें शामिल हो रहा है। तो ये तो बहुत चुनौती है ना। तो आपको शुरू से ही शुरू करना चाहिए। जो भी मंच आपको मिल रहा है, जो भी स्कूल हो, नुक्कड़ हो, सभा हो, वहां पर अपनी बात कहिए। देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है कि अभी अभी मैंने एथेंस के बारे में पढ़ा था। तो एथेंस के लोगों में अपनी आजादी को लेके, अपनी स्वतंत्रता को लेके और सच्चाई को लेके और जनतंत्र को लेके बहुत बड़ा सम्मान था। उन्होंने स्पेन में एक ऐसी जगह बनाई थी जिसको वो स्पेनिश भाषा में अगोरा कहते हैं। उस अगोरा पर जाकर हर आदमी बिना डरे अपनी बात, अपने सच की बात करता था, और उस मंच पर अकेले सच की ही नहीं, सार्वजनिक सच की भी बात होती थी, और उस पर वो लोग चलते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हिंदुस्तान में हमको उस अगोरा को कायम करने की जरूरत है, जहां पर आदमी बेखौफ सच बोल सके, अपने भीतर का भी सच और अपने सार्वजनिक जीवन का भी सच। तब बात बन सकती है। और इसके लिए आपको एक ऐसी, मैं बोल रहा हूं ना कि आप हर मंच देखिए, अगर एक छोटी सी सभा है तो वहां पर भी बात कहने की कोशिश कीजिए। अगर मित्र मंडली है तो वहां पर भी बात रखने की कोशिश कीजिए। भाई आप निकले हैं ना, तो आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा कैसे होगा, मुझे ये बताइए। और देखिए, मुझे ना एक बहुत अच्छी केदारनाथ अग्रवाल की एक बहुत अच्छी कविता याद आती है। जी बताएं। हाँ, वो कविता है कि जो जीवन की धूल चाटकर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है, जिसने सोने को खोदा लोहा मोड़ा है, जो रवि के रथ का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। आप लाख कोशिश कर लें, जो संघर्षशील जनता है, जन है ना, वो नहीं मरेगा। तो केदारनाथ अग्रवाल की इन पंक्तियों को बहुत याद करने की जरूरत है और चलने की जरूरत है। जी विजय जी, इन पंक्तियों में सारा सार समाहित है।
इन पंक्तियों को हम समझें और अपना रास्ता खुद तय करें। आपने हमें समय दिया और बहुत ही बारीकी के साथ रंगमंच के सामने जो चुनौतियां हैं, परिस्थितियां हैं, उन पर अपना विचार साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया और रंगमंच से जुड़े सभी साथियों को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। आज का विषय था रंगमंच के समक्ष चुनौतियां और समाधान। इस विषय पर वरिष्ठ रंगकर्मी और साम्य पत्रिका के संपादक श्री विजय गुप्त से बातचीत कर रहे थे अंजनी कुमार पांडेय। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें जरूर लिख भेजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।